हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जो कि बीटीबीसी का है और यह ज्योग्राफी का चौथा अध्याय क्लास 6 का है। तो चलिए हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है आपको पता ही है कि बिहार सरकार के द्वारा जो लिया जा रहा है एग्ज़ाम टीचर के लिए है, इसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इसी जो भी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, टीचर बनने वाले हैं, उसी सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विभिन्न स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार एवं मैदान। पटना जंक्शन पर गरीब रथ दिल्ली की ओर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। बिहार के विभिन्न जिलों से आई लड़कियां और लड़के शिक्षिकाओं के नेतृत्व में 26 जनवरी की परेड में भाग लेने दिल्ली जा रहे थे। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। गाड़ी चल पड़ी। सभी बच्चे उत्साहित थे, बहुत उत्साहित थे। थोड़ी देर में गाड़ी के सोन नदी के पुल पर पार करने की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। तभी राहुल बोल उठा, अभी थोड़ी ही देर में यह गाड़ी हमारे गांव के पास से गुजरने वाली, मतलब पटना के आसपास जो कि उस क्षेत्र से गुजरने वाली है। वहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे गुजरने वाली है। खिड़कियों से देखना, दूर दूर तक मैदान और ही मैदान नज़र आएंगे और दूर दूर तक पहाड़ का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देगा। ये कौन बोलता है? तो ये राहुल बोलता है। बीच में दखल देते हुए मनोज बोल उठा, हमारे वाल्मीकि नगर में घने जंगल और पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। कहाँ? तो ये मनोज बोलता है कि वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम चंपारण में है, बिहार में, वहाँ पर जो है क्या है, जंगल है, पहाड़ है। यहाँ पर पहाड़ है और आपको पता ही होगा कि गंडक का जो आता है वो पश्चिम चंपारण से आता है। कहाँ से? नेपाल से आता है। तो ये जो है कहाँ से? तो वो पहाड़ है, पहाड़ से नीचे मैदान की ओर आता है। और राहुल सोचा, राहुल जो है बोला, सच? मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी गीता बोल उठी, ऐसा भी क्या? कभी राजगीर और जमुई की ओर आओ, तब तुम्हें पहाड़ियाँ दिखाई देगी। एक बात आपको यहाँ पर याद रखना है, वाल्मीकि नगर क्या दिखाई दे रहा है? पहाड़। क्या दिखाई दे रहा है? पहाड़, जंगल। दूसरा, यहाँ पर आपको खिड़की की जो है, देखिए, बहुत ही मैदान दिखाई देगा। राहुल बोल रहा है ये आपको क्या, मैदान ही मैदान। तीसरा राजगीर और जमुई क्या है? पहाड़ी ही पहाड़ी, पहाड़ी ही पहाड़ी। आपको जो है यहाँ पर पहाड़ दिखाया गया है, पहाड़ियाँ दिखाई गई है और जो है मैदान दिखाए गए हैं। आगे है कि मनोज बोला, मेरे यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे और बड़े हैं। मेरे यहाँ के पहाड़ क्या हैं? मनोज बोलता है कि मेरे यहाँ के जो पहाड़ हैं बहुत ही ऊंचे और बड़े हैं। कहाँ का मनोज है? वाल्मीकि नगर, जंगल, ये जो है बहुत ऊंचे और बड़े हैं। गीता बोली, नहीं, मेरे यहाँ के पहाड़ ज़्यादा ऊंचे हैं। गीता बोलती है। शिक्षिका सभी बातों को सुन रही है, मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सभी बच्चों को पास बुलाया और कहा, सुनिए, ये पहाड़, पठार और मैदान की प्रकृति की देन है। क्या है? ये जो पहाड़ है, ये पठार है, ये मैदान है, किसकी देन है? तो प्रकृति की देन है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि ये पहाड़ और पठार और मैदान है, ये क्या है? पहाड़ है, जो कि आपको कहाँ पर मिल रहा है? ये मिल रहा है आपको कहाँ पे? ये मिल रहा है जो पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि नगर के क्षेत्रों में। पठार है, मैदान है, सागर है। ये जो है तीनों आप देख रहे हैं, चारों स्थल रूप पृथ्वी के जो दिखाए गए हैं, पहाड़, पठार, मैदान और सागर। आगे हम चलेंगे। जो राहुल, गीता और मनोज के जो क्षेत्र हैं बताने के लिए कहता है, जो मैदानी क्षेत्र है ये जो है जमुई और राजगीर का क्षेत्र है। और ये मनोज जो है ये बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ के नाम से इसको कहता है कि मेरा जो है जो वाल्मीकि नगर का क्षेत्र है वो पश्चिम चंपारण का। अपने सीमा में बता सकते हैं कि आपका कैसा क्षेत्र है, मैदानी इलाकों में रह रहे हैं या पठारी इलाकों या पहाड़ी इलाकों में। वाल्मीकि नगर कहाँ है? तो ये पश्चिम चंपारण में है। आगे हम देखेंगे, शिक्षिका ने राहुल से पूछा, राहुल, आप बताइए, आपके गांव में भूमि कैसी है? लोग क्या क्या करते हैं? कैसे रहते हैं? कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं? ये राहुल से सवाल होता है शिक्षिका का। ये देख सकते हैं, ये मैदानी भाग में जो है स्थित धान की खेती हो रही है। मैदान आपको कहीं पहाड़ पठार दिखाई नहीं दे रहा है, ये मैदानी भाग है। राहुल बोला, हमारे गांव में दूर दूर तक समतल भूमि है, ना कि बड़ी
जो है भूमि है, ना कहीं ऊंची, अधिक ऊंची और ना ही कहीं नीची। इसमें लोग जो है गेहूँ, धान, चना, ईख इत्यादि की फसलें उगाते हैं। मैदान में जो है कौन कौन से फसलें, धान हो गया, गेहूँ, चना, ईख, ये सारे उगाए जाते हैं। नदी एवं तालाब भी है। कृषि कार्य के लिए लोग वर्षा पर आधारित हैं। बरसात के दिनों में पानी खेतों में रुक जाता है। सिंचाई के लिए वर्षा के जल का भंडारण आहर में भी किया जाता है। कुछ जगहों में जो है नहरों की व्यवस्था है। नदियों में बांध बनाकर पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। हर जगह मिट्टी एक जैसा नहीं है, कहीं चिकनी है, कहीं दोमट है। ये राहुल बोला है, मैदानी इलाके की जो मिट्टी हैं वो कैसे हैं, कहीं चिकना मिलेगा, कहीं दोमट मिलेगा। खेतों की जुताई के लिए हल बैल ट्रैक्टर और पावर टिलर का उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं। चिकनी की मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहा जाता है। चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पूछे गए क्वेश्चन है, जिसमें धान की फसल जो है बहुत ही अच्छी होती है, खूब होती है। देखिए, दलदली जो मिट्टी होती है उसमें दलहन की फसल खूब होती है। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। चिकनी मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, केवाल मिट्टी भी कहते हैं। और दलदली मिट्टी में क्या होता है, तो दलहन की फसल जो दाल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और धान किसमें, तो काली मिट्टी, जिसको केवाल या चिकनी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, जो कई गांव पक्की सड़क से जुड़े हैं, कई गांव कच्ची सड़क से जुड़े हैं। और यहाँ पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ठेला, ऑटो आदि सामग्रियों, पशुओं का चारा इत्यादि ढोए जाते हैं। कुछ लोग बस और रेलगाड़ी से शहर में नौकरी करने जाते हैं तथा शाम में घर वापस आ जाते हैं। कई गांवों में नदी नालों के किनारे सरकार ने पेड़ भी लगवाए हैं। कुछ लोगों ने अपने ज़मीन में लकड़ी और फल के लिए बगीचे भी लगा रखे हैं। शहरी क्षेत्र के नज़दीक वाले खेतों में सब्जियों की खेती की जाती है। साथ ही घरों के नज़दीक वाले ज़मीन पर कुछ किसान सब्जियां भी उगाते हैं, जिनकी बाजार में खूब मांग है। रहने के लिए पक्के और कच्चे मकान हैं। खाने में भात, रोटी, दाल, सब्जी, दूध, दही, चूड़ा, सत्तू, चना प्रमुख है। जो मैदानी इलाकों में जो ज़्यादातर खाते हैं वो उसका जो है क्या है, जो बिहार के क्षेत्रों में जो पटना के क्षेत्रों में ज़्यादातर खाया जाता है भात, रोटी, दाल, सब्जी, दूध, दही, चूड़ा, सत्तू, चना इत्यादि। बहुत अच्छा राहुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। शिक्षिका ने बात आगे बढ़ाते हुए पढ़ाया चीनी और शिक्षिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रायः नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। जो प्रायः नीचा और समतल है वो प्रदेश क्या कहलाएगा, वो प्रदेश ही मैदान कहलाता है। नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। क्या है, मैदान है, यहाँ पर है समुद्र, ये ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने सीमावर्ती पठार या पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। क्या है, लेकिन पठार, और देखिए ये था पठार, ये है पहाड़, इससे जो नहीं नीचा ऊंचा हो सकता है कौन, तो मैदान। तो मैदान जो है नीचे ही रहते हैं। तो क्या है, परंतु सीमावर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। प्रायः एक ही प्रकार के मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत जो है स्थानीय अंतर हो सकता है। ये जो है एक ही प्रकार की मिट्टी से बने, लेकिन थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। देखेंगे तो मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मैदान, 3 प्रकार के। पहला पढ़ेंगे अपर्दन मूलक मैदान। वह मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का मुख्य हाथ रहता है, अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप, कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान। तो अपर्दन के मैदान जैसे में क्या हो जाएगा, जिसका जो है अपर्दन से होता है, मूल रूप से उसका हाथ रहता है अपर्दन से ही होता है, मतलब एक जगह से मिट गया दूसरी जगह आकर रुक गया, ये अपर्दन का क्रिया होता है। जब ये क्रिया हो रहा है, इसी क्रिया से उसका निर्माण हो रहा है, तो ये कहाँ पर होता है ज़्यादातर, तो फिनलैंड का मैदान आपका हो गया, और उत्तर यूरोप हो गया, कनाडा का पूर्वी क्षेत्र का मैदान हो गया। दूसरा मैदान देखेंगे निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण की क्रिया जो होती है वो नदियाँ, हिमानी और वायु तथा सागरीय तरंगों से मैदान बनते हैं। मतलब जो है नदी एक मिट्टी लाती है और वहाँ पर जाकर छोड़ देती है, और यही जो है निक्षेपण कहलाता है। और यहाँ पर मतलब अपर्दन होता है, मतलब एक यहाँ पर मिट्टी है, कट गया,
और जो है यहाँ से हट गया, तो ये जो मैदान है यहाँ पर बनेगा। तो एक जो है यहाँ पर टीला बन जाता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेप नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा, हिमानी के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा ऐसे अगर करके बन रहा है तो वो निक्षेप होता है। उस निक्षेपण को जो है उसे हम निक्षेपण का मैदान कहते हैं। जैसे कि ये मैदान बनता कहाँ है, तो ये मैदान आपको ज़्यादातर केरल के तट के मैदान होते हैं। हंगरी का मैदान ये निक्षेप के कारण बनते हैं। तीसरा हो गया, अब हम देखें, तीसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा हो गया रचनात्मक मैदान। इस मैदान में जो है, इस मैदान के इस प्रकार के मैदान का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है। जो भूकंप होता है और जो ज्वालामुखी फटते हैं उसके कारण इसका जो है मैदान बनता है, रचनात्मक मैदान बनता है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, जो कि आपको उत्तर अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान है, ये रचनात्मक मैदान है, जो आंतरिक हलचल होता है उसके कारण। देखिए, मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग और अन्य सुविधाएं जो है आसानी से प्रदान की जाती। शिक्षिका ने कहा, बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग में फैला हुआ है। अधिकतर भाग जो है गंगा नदी के ही दोनों तरफ मैदानी भाग में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक मिलते हैं। ऐसे मैदान जो है आपको, मैदानी जो भाग है वो पश्चिम में कहाँ, ये भाग जो है पश्चिम है और ये भाग पूर्व है, असम तक। पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब तक ये जो है इलाके सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। और ये जो इलाका है पश्चिम से लेकर पूरब का जो भाग है, ये भाग जो है सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे सतलज पंजाब में, मैदानी भाग में उत्तर प्रदेश, बिहार में गंगा, असम में, यहाँ पे असम में ब्रह्मपुत्र। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो नक्शा आप बनाएंगे तो ये आपका हो गया पंजाब, ये बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये भाग उत्तरी भाग, और यहाँ पर आपको पूर्वी भाग जो असम दिख रहा है, यहाँ से जो मानसरोवर से आता हुआ कौन, तो ब्रह्मपुत्र है, ये असम के भागों में आता है। और जो बंगाल की खाड़ी में जाता है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमने समझा कि जो इस इलाकों को क्या कहा जाता है, तो इस इलाके को सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। यह पूरा मैदानी जो क्षेत्र होता है ये अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है और इसको भारत में उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पता करने के लिए भी कहता है, आपको हमने भी बताया कि मानचित्र से आप गंगा ब्रह्मपुत्र के प्रभात क्षेत्र को देखेंगे और जो है जहाँ पर आप रहते हैं उसमें जो है खाने के, पहनने के कौन कौन सी चीज़ प्रमुख है। अब हम पठार के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षिका की बातें सुनकर आपस में बच्चे जो हैं बात करने लगे। तभी शिक्षिका ने कहा, मैदानी भाग के अलावा हमारे देश में पठारी क्षेत्र भी हैं। क्या आपको मालूम है? बच्चों ने नहीं में सिर हिलाया। क्या है? तो शिक्षिका ने बताया, देखिए, पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है। ये जो भूमि है ये पठार है, इससे जो है क्या होगा, ये ऊंचा होगा। आपने चित्र के माध्यम से ऊपर देखा है। तथा उसके आकार का भाग सपाट होता है। क्या होता है? आकार सपाट। ये जो है भाग सपाट, क्या है? सपाट है। यही जो है पहाड़ अगर होगा तो ये ऊंचा तिकोना होगा, तो इसका भाग क्या होता है? सपाट होता है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। 600 मीटर से लेकर ऊपर का जो भाग होता है वो पठार कहलाता है। ये आप पहले एनसीईआरटी में आपको हमने बताया है। आगे हम देखेंगे जो कि यह जो होता है कुछ 100 मीटर ऊपर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकते हैं। कुछ पठार तो हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार अच्छे उदाहरण हैं। हमारे देश में कौन कौन से पठार हैं याद रखेंगे, तो यहाँ पर आपको हम पठार का दृश्य भी आपको हम दिखाएंगे। जो एक है दक्कन का पठार और एक है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है ये आपको यहाँ पर दिखता है, जो झारखंड के क्षेत्रों में। दक्कन का पठार जो है दक्षिण के भारत में दिखता है आपको। ये जो है बहुत किलोमीटर तक फैला हुआ पठार है, जो बहुत किलोमीटर तक फैला हुआ है। एक है तिब्बत का पठार, जो संसार का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार क्या है? संसार का सबसे ऊंचा पठार है। आप यहाँ पर जो देखेंगे तो
तिब्बत का पठार आपसे बहुत बार पूछा गया। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। एक है पामीर का पठार, जिसको हम संसार की छत कहते हैं। एक क्या है? पामीर का पठार, जिसको संसार का छत कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, याद रखिएगा। भारत में कौन कौन से पठार? एक दक्कन का पठार, एक छोटा नागपुर का पठार। दूसरा, तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार। पामीर का पठार संसार का छत कहा जाता है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार, पामीर का पठार सब, और यह जो है संसार का छत। संसार का छत किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देगा, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। आंसर मारिए, क्या होगा? पामीर का पठार। आंसर क्या हो जाएगा? पामीर का पठार। तो चलिए, आपने यहाँ पर याद कर लिया होगा कि पामीर का पठार जो है संसार का छत कहा जाता है, और दुनिया का जो है संसार का सबसे ऊंचा पठार आपको है तिब्बत का पठार। भारत में 2 पठार पाए जाते हैं, एक दक्कन और एक छोटा नागपुर का पठार। ये जो देख रहे हैं चित्र प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र है, और यहाँ पर आपको पठार नागपुर, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार आपको यहाँ पर दिखता है। अब हम देखिए चर्चा करने के लिए कहता है, और यहाँ पर खनिज जो है बहुत सारे खनिज, छोटा नागपुर में जो है बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ये जो है खनिज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? तो आप जो लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी इत्यादि का जो भी आप उपयोग कर रहे हैं, वो क्या है? खनिज है। और खनिज जो है हमारे कहाँ पर मिलते हैं? तो इन्हीं पठारों में मिलते हैं। यही जो है पहाड़ों पे जो पठार जो है, पठारों में आपको ये सारे खनिज मिलते हैं। जानते हैं कि कोयला जो है आपको छत्तीसगढ़ और झारखंड के झझिया जो झारखंड का है, और यहाँ पर आपको सिंहभूम का जिला, सिंहभूम का क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर महाराष्ट्र का क्षेत्र कुछ हो गया, और यहाँ पर नीचे का क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो चित्र देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो क्षेत्र यहाँ पर कोयला, और उड़ीसा का क्षेत्र कुछ हो गया, और आपको कर्नाटक का क्षेत्र हो गया सोना के लिए। आपने पढ़ा भी होगा, सोना के लिए कर्नाटक फेमस था। पहले भी प्राचीन काल में भी सोना के लिए कौन? कर्नाटक। तो ये सब सारे जो क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश का जो है अभ्रक के लिए अभी जो है लिथियम मिला है। कहाँ मिला है? तो जम्मू कश्मीर में मिला है। सोना कहाँ मिला है? तो जमुई में मिला है। ये सारे जो हैं आपके जो हैं पठार जो है बहुत ही खनिज संसाधन के लिए बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे पर्वत, झबुआ। और हम जो है ये भी एक बात आप ये भी जानते हैं कि जब भारत का यहाँ पर टोटल कितने राज्य थे? तो 28 राज्य। कैसे हुआ? जब 28वां राज्य बनता है आपका छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, तो यहाँ पर आपको याद होगा कि झारखंड बिहार का हिस्सा था। तो यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन जब झारखंड दक्षिणी जो बिहार था कट गया, तब यह जो है खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा कहाँ गया? तो खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा झारखंड को चला गया। और झारखंड के जाने के बाद वहाँ पर खनिज संसाधन की कमी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पठारी इलाका है, और वहाँ पर बहुत छोटा नागपुर का वो क्षेत्र है, और वहाँ पर जो है बहुत सारे खनिज संसाधन हैं। आपको झरिया हो गया, सिंहभूम हो गया, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर खनिज संसाधन की कोई कमी नहीं है। जमशेदजी टाटा के द्वारा जो वहाँ पर टाटा स्टील का 1907 में जो टाटा स्टील लगाया गया, वो कहाँ? तो वो लगाया गया जमशेदपुर में। जमशेदपुर नाम से आप उसको जान रहे हैं, वो कहाँ अभी है? तो झारखंड में। ये सारे जो हैं उसके उदाहरण हैं। बहुत ही जो है खनिज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आगे हम देखेंगे पर्वत के बारे में। तो मनोज बोला, दीदी जी, मेरे पश्चिम बंगाल जिला में भी तो पठार। शिक्षिका ने कहा, नहीं, जिन्हें तुम पठार कह रहे हो वो पठार नहीं है, बल्कि क्या है? वो पर्वत है। क्या है? ये पर्वत है। ये पठार नहीं है, पर्वत है। आप देख रहे हैं ये क्या है? पर्वत है।
इसको पर्वत बोलते हैं, क्योंकि पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते। पर्वत के ऊपर का जो हिस्सा है वो सपाट नहीं होता, वे आप जो है आसपास के क्षेत्रों से बहुत ही संकीर्ण होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? आसपास के क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, सपाट नहीं होते हैं। वे लंबी श्रृंखला के रूप में फैले होते हैं। ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। और ऐसी श्रृंखला को क्या कहते हैं? जब आप नेपाल का क्षेत्र देखेंगे तो एक दूसरे से फैला हुआ आपको मिलता है। उत्तराखंड से लेते हुए आपको कहाँ कि सिक्किम तक देख रहे हैं तो पहाड़ जो है ऐसे आपको दिखाई देता है। तो ये हो गया। ऐसी श्रृंखला को क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं। बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और इसमें जो है इनसे कई नदियाँ निकलती हैं। भारत में हिमालय पर्वत पर जो बर्फ़ जमी रहती है, कहाँ पे? भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ़ जमी रहती है और कई नदियाँ भी निकलती है। अरावली पर्वत पर बर्फ़ तो नहीं जमती, परंतु वहाँ भी वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती है। अरावली पर्वत है, यहाँ पर बर्फ़ नहीं जमता, लेकिन वर्षा होने के कारण यहाँ से भी नदी निकलता है। ये देख सकते हैं कि पर्वत हिमालय पर्वत का जो है स्थित ये एवरेस्ट की चोटी है। क्या है? ये एवरेस्ट की चोटी है। हिमालय पर्वत पर स्थित ये एवरेस्ट की चोटी को यहाँ पर दिखाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा चोटी है। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई होने के कारण शीर्ष भाग में जो है बर्फ़ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई होने के कारण जो अरावली में बर्फ़ नहीं जमता है। लेकिन हाल ही के दिनों में वहाँ भी बर्फ़बारी हुई, दीदी मनोज ने कहा। हाँ, हुई है और ऐसा होना पर्यावरण में बदलाव का संकेत है। दीदी बोली, चर्चा करिए कि किन किन क्षेत्रों में जो है पानी किन किन कामों के लिए ज़रूरी है आपके लिए, जो है जहां आप रहते हैं वहां पानी में क्या क्या साधन है। हिमालय पर बर्फ़ जमती है लेकिन अरावली पर क्यों नहीं, और अरावली पर्वत कहाँ है? तो अरावली पर्वत बताएंगे कहाँ पर है, और जो है आप ये भी बताएंगे कि पानी का क्या क्या ज़रूरत है। तो अरावली पर्वत कहाँ पर है आप बताइएगा। अरावली पर्वत कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो अरावली आपको बताना है, ये जो है राजस्थान में। कहाँ पर है? तो राजस्थान में। और सारी का जो है आंसर आप बता सकते हैं खुद। जो पानी का उपयोग क्या है, साधन कहाँ पर है, बर्फ़ जो है ऊपर क्यों हिमालय में जमता है? ऊंचाई ज़्यादा है। अरावली का क्या? ऊंचाई कम है, इसलिए वहाँ पर बर्फ़ नहीं जमते हैं। देखिए, पर्वतों का आकार एक जैसा नहीं होता। बिहार में बड़े पर्वत तो नहीं हैं, किंतु छोटी छोटी पहाड़ियाँ ज़रूर हैं, जिन्हें जो है आप राजगीर, गिरियक बराबर है और हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल में जाकर देख सकते हैं। दीदी कहती गई। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। ये सारे राजगीर हो गया, गिरियक हो गए, बराबर हो गया, हवेली, खड़गपुर हो गया और मंदार हिल हो गया। ये सारे जो हैं पहाड़ हैं, छोटी छोटी पहाड़ हैं। आगे जो हैं उन्होंने आगे कहा, पर्वत से निकलने वाली नदियाँ के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली उत्पादन में किए जाते हैं। जो पर्वत से निकलते हैं जल, पर्वतों पर कई प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। इसमें जो हैं लकड़ियाँ, चारा, औषधि आदि पाए जाते हैं। पर्वत पर्यावरण संरक्षण, वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, परंतु पर्वतों पर यातायात क्या है? कठिन होता है। यहाँ खेती करना भी कठिन होता है। खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेती बनाने पड़ते हैं। खेती करने के लिए सीढ़ीदार खेती का उपयोग, ये देख सकते हैं जो है मेड़ बनाकर खेती किया जा रहा है, जो सीढ़ीदार इसको खेती कहा जाता है। एक जगह ऊंचा दूसरा जगह नीचा, एक जगह ऊंचा दूसरा जगह नीचा, ये सीढ़ीदार खेती है। यहाँ पर धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। आगे हम देखेंगे, घने जंगल, अत्यधिक ऊंचाई एवं परिवहन का अभाव होने से यहाँ जीवन जो है मैदान की अपेक्षा कठिन है। पर्वतारोहण मतलब पर्वत पर जो चढ़ने वाले होते हैं, पर्वत पर चढ़ना जो है का खेल अधिक ऊंचाई पर्वतों पर होता है। सैलानियों के लिए पर्यटक स्थल आकर्षक केंद्र होते हैं। पहाड़ जहाँ बर्फ़ जमी होती है वहाँ लोग स्कीइंग करते हैं, और शिमला और कश्मीर में पर्यटक स्थल जो है इसका खूब है, और यहाँ पर जो है लोग बहुत ही इसका आनंद उठाते हैं। हाँ दीदी, मैंने फिल्मों और टीवी में ऐसा ही देखा। राहुल बोल पर बिल्कुल सही कह रहे हो, दीदी ने सिर हिलाकर कहा। ये देख सकते हैं स्केटिंग करते हुए इसकी
स्कीइंग कहते हुए जो है व्यक्ति बर्फ पर दिखाया गया चित्र आपको यहाँ पर है। पता करने के लिए कहता है कौन सा स्थानीय जो है पर्यटक स्थल के लिए प्रसिद्ध है, और आपको पता है मनाली हो गया, कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, ये सारे जो हैं क्षेत्र पर्वत के लिए बहुत ही फेमस हैं। अब देखिए दीदी ने बताया कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक बलित पर्वत होता है, एक घन स्वस्थ पर्वत होता है, और तीसरा जो है ज्वालामुखी पर्वत होता है। बलित पर्वत किसको कहते हैं? तो इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होती है, जिसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। हिमालय पर्वत और एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। इसका जो सतह है यह ऊबड़ खाबड़ और शंक्वाकार होता है। दूसरा देखेंगे भन स्वस्थ पर्वत, जो कि यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। भंसोत में क्या होता है? पृथ्वी पर हलचल हुआ और इसके कारण जो है दरार पड़ गया। जो क्या करता है, 2 दरारों के बीच का भाग उठ जाता है। और यहाँ पर देखिए जैसे ये पृथ्वी है, जैसे यहाँ पर हलचल हुआ, एक भाग जो है उठ गया, यहाँ आ गया, एक भाग ये नीचे रह गया। ये पर्वत जो है क्या हो गया? ऊपर चला गया, एक जो है नीचे आ गया। तो ये जो ऊपर का भाग है ये उठ जाता है, और इस ऊंचे उठे भाग को भंसोत पर्वत कहा जाता है। भंसोत पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत इसका उदाहरण है। क्या है? भारत का सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है? भंसोत पर्वत का उदाहरण है। आगे देखेंगे भंसोत के बाद है ये कहाँ पर है? तो भारत का सतपुड़ा जो है ये भंसोत पर्वत का उदाहरण है। क्यों होता है? तो हलचल होता है, तो ये जैसे पृथ्वी है, हलचल हुआ तो ये भाग जो है ऊपर आ गया, ये भाग नीचे रह गया। ये जो है दोनों अलग 2 दरार के बीच जो है उठ जाता है, और ऊंचे हुए भाग को भंसोत पर्वत कहा जाता है। आगे है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी से निकले लावा एवं अन्य पर्वतों के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वत का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जिन पर्वत का निर्माण जो है ज्वालामुखी से निकले हुए लावा का ठंडा हो जाने से होता है, जो पदार्थ निकलता है वो ठंडा होकर जम जाता है, वही पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। इटली का जो है विसुवियस पर्वत जो है इसका उदाहरण है। इटली का विसुवियस पर्वत जो है विसुवियस पर्वत इसका उदाहरण है, जो क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। भारत के अंडमान निकोबार के बेरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए हैं। कहाँ पे? तो बेरन आइलैंड में भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया गया है, जो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप में है, बेरन आइलैंड में। दूसरा है कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। जो कम ऊंचाई रहता है पर्वत का वो क्या कहलाता है? पहाड़ कहलाता है। यहाँ पर देखिए बलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने के अपरदन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। बलित पर्वत का जो है अपरदन होता है, उसके कारण जो है ऊंचाई उसका कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, और ऐसा स्थिति में क्या होगा? अपरदन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। जैसे अरावली, जैसे क्या? इसका जो है अपरदन हुआ, इसलिए अरावली उदाहरण इसका आपका है। पर्वतों की विभिन्न चोटियों के नाम पता करने के लिए कहता है, और ये चोटियाँ किस पर्वत पर हैं, इसके नाम आप किस राज्य में हैं ये पता करने के लिए कहता है। तो आपको यहाँ पर हम कुछ चोटी और जो यहाँ पर जो है किस राज्य में है इसके बारे में बता देते हैं। देखिए कि आपको अगर याद करना है तो कुछ चोटी आपको याद रखें। पहला, हरदौल चोटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। दूसरा, सबसे ज़्यादा फेमस आप कंचनजंगा का नाम जानते हैं, ये कहाँ है? तो सिक्किम में। एक है नंदा देवी चोटी, ये कहाँ भी है? ये भी उत्तराखंड में है। एक है आपका जो त्रिशूल चोटी, एक है आपका चोखवा चोटी, ये भी उत्तराखंड में ही है। और एक है ससेर कांगरी जो है, ये जम्मू कश्मीर में है।
कहाँ है ससेर कांगड़ी, ये जम्मू कश्मीर में है। एक आपका है साल्टोरो कांगड़ी चोटी, ये कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में है। इतने सारे चोटी जो हैं आपको हमने बताए, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। आपसे कंचनजंगा के बारे में, नंदा देवी के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, हरदौली के बारे में जो ज़्यादातर पूछा जाता है, जो उत्तराखंड में है। जो नंदा देवी है उत्तराखंड में है, कंचनजंगा जो है ये चोटी सिक्किम में है। ये सारे जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखेंगे मैदानों, पठारों और पहाड़ों के बदलते चेहरे। शिक्षिका ने कहा कि अब तो मैदान, पठार और पहाड़ पहले जैसे नहीं रह गए। तो सभी बच्चे चौंक गए। सभी ने पूछा क्यों? शिक्षिका बोली, बढ़ती जनसंख्या जो है इसका मुख्य कारण है। बढ़ती जनसंख्या क्या है? इसका मुख्य कारण है। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, ये सारे क्या है? ज़रूरत है, और ज़रूरतें इसकी बड़ी हैं। पहाड़ों पर लोग बसने लगे हैं, पर्यटन पहुंचने लगे हैं, वनों को काटा जा रहा है, इसमें बड़ा जो है इससे प्रदूषण बढ़ा है। सड़क जो है निर्माण के लिए इन्हीं पठारों और पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे क्या होते हैं, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। मैदानों में परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता जो है कर कारखाने जो है उपलब्धता के कारण कल कारखाने लगे हैं। जो मैदान है, समतल है, और जो है इसी के कारण जो है समतल भूमि होने के कारण यहाँ पर कल कारखाने लगे हैं। देखिए, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। कर कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसलिए पठारों का दोहन हो रहा है। इन सब की प्राकृतिक सुंदरता घटी है। पठारों तक प्रदूषण बढ़ा है और वन क्षेत्र घटे हैं। मैदानी भागों में सहज उपलब्ध भूजल का जबरदस्त उपयोग कृषि कार्यों में, कारखानों में एवं आवासीय कार्यों में हुआ, इसीलिए इनका भी दोहन हो रहा है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, और जिससे जल संकट पैदा हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में भी हमें गिरते भूजल स्तर का समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो आपका चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है, और यहाँ पर जो है निर्माण सामग्रियों की सूची बनाने के लिए कहता है जो पहाड़ों पर निर्मित घरों के लिए उपयोग आने वाले होते हैं। तो इसका आप देखेंगे क्या है, क्वेश्चन को देखेंगे। बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो कौन सा क्षेत्र था? तो मैदानी। वाल्मीकि नगर किस जो है कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है। बिहार अगर आप नक्शा जानते हैं तो ये बिहार है, दो भाग में काट दीजिए। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्या है? यही है आपका बिहार। ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? ये आप अगर नक्शा जानते हैं तो वो उत्तर होता है, ये आपका होता है क्या, दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, और ये जो होता ये पश्चिम होता है, और ये पूरब होता है। तो अब आप बताइए कि वाल्मीकि नगर जो बिहार के किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में है ये पश्चिम के क्षेत्र में। कहाँ पर है? तो पश्चिम के क्षेत्र में वाल्मीकि नगर बिहार में है। आगे हम देखेंगे जो पूरब का क्षेत्र आपका है, पूरब का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरब में, ये आपको जो मिल जाता है कौन सा क्षेत्र, जो यहाँ पर आपको किशनगंज मिल जाता है। अगला हम देखेंगे धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो धान की फसल के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। पठार के ऊपर की सतह क्या कहलाती है? तो पठार के ऊपर का जो पठार का ऊपर का जो सतह होता है क्या होता है? सपाट होता है। तो आगे हम चलेंगे, 5वां नंबर है पर्वत के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। पर्वत के 3 प्रकार हैं। खाली स्थान भरने के लिए कहता है बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे मैदानी भाग के रूप में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि डैश को मैदान का छत कहा जाता है, तो डैश को संसार का छत कहा जाता है। तो ऊपर आपने पढ़ा कि एक है पामीर का पठार, क्या है? पामीर का पठार, जिसको संसार का छत कहा जाता है। आपने यहाँ पर अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो याद होगी आपको बात। हम एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि जब लोग देखता है कोई फोटोजेनिक चीज़ आप देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, संसार का छत क्या है? ये पामीर का पठार। पामीर का पठार जिसको क्या कहा जाता है? संसार का छत कहा जाता है। आगे चलेंगे, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को डैश कहा जाता है? पर्वत श्रेणी कहा जाता है। शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख डैश
डैश पर्यटन स्तर के उदाहरण है, तो स्केटिंग जो करता है लोग उसका उदाहरण है। दूसरा 5वां नंबर है कि प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। देखिए यहाँ पर आपका तीसरा है कि सही मिलान करेंगे। तो एक है भंसोत पर्वत, बलित पर्वत, प्राचीन पठार और निक्षेपात्मक मैदान। तो आपको यहाँ पर मिलाना है। देखिए भंसोत पर्वत किसका उदाहरण है? भंसोत पर्वत जो है ये सतपुरा की पहाड़ी है। बलित पर्वत किसका है? तो हिमालय जो है बलित पर्वत है। प्राचीन का पठार कौन है? तो दक्कन का पक्षेत्र है। और निक्षेपात्मक मैदान किसका है? तो हंगरी का मैदान निक्षेपात्मक मैदान है। तो आपका ये सही मिलान हो गया। अब हम जो है ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। आपको अब लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।